व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नया न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कैसे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग। और ये सबका एक ही पैटर्न है, मोस्ट ऑफ द लोगों का वही एक ही पैटर्न है, CNBC आवाज़ या कोई ऐसा ही बिजनेस चैनल वो देखेंगे ऑनलाइन हमेशा। सॉरी, कोई ऐसा बिजनेस चैनल वो खोलेंगे और उसको देखेंगे और बिजनेस चैनल में वो आएंगे बहुत सारे एनालिस्ट, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे। एनालिस्ट जिनको कहते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं और फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, और वो आके बताएंगे आपको कि भाई सब ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीदो। प्रॉब्लम इस स्कीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब ये सोचो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों में पकड़े गए हैं सेबी के द्वारा भी लास्ट टाइम, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो रिकमेंडेशन किए हैं स्टॉक्स में वो मैनिपुलेशन किया है। बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि भाई इनको पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आज किसी संजीव भसीन या कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े फेमस एनालिस्ट है, वो आने वाले हैं अगले दिन मेरे न्यूज़ चैनल पे, और वो तो 3 रिकमेंडेशन भेजने वाले हैं वो ऑलरेडी मेरे को ना, कल अगले दिन वो 3 रिकमेंडेशन बताएंगे। तो मैं उनको फर्स्ट फ़ोन पे बात कर लूँगा, सर आप कल आ रहे हैं मेरे न्यूज़ चैनल पे, और आपको मैं पूछूंगा आपको रिकमेंडेशन बता देंगे, वो कह रहे हैं हाँ जी बता देंगे। बस आपको ये पता करना है कि सर वो कौन से 3 स्टॉक हैं जो पहले आप रिकमेंड करेंगे कल। तो उन्होंने अगर उन्होंने कुछ सेटिंग कर ली या बता दिया या ऐसे कैजुअली भी बता दिया, हाँ यार ये 3 सोच रहा था मैं, करे ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों के, अपनी बहन के, अपने माँ के या किसी के अकाउंट से वो तीनों शेयर में पोजीशन बना लेगा एक दिन पहले। अगले दिन पहले जैसे ही वो संजीव भसीन जी या जो भी आएंगे, हमारे जो भी एनालिस्ट हों, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भाई ये भी बोला कि भसीन जी ऐसे गड़बड़े हैं और जो भी है गड़बड़ा, पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। और मैं मतलब कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करेगा वो बंदा, पहले उसने एक दिन पहले पोजीशन बना ली, अगले दिन जब आप बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे उस स्टॉक्स में, वो स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग जाएगा भाई साहब। अब वो स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग गया, तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग गया, क्योंकि इन्होंने हैवी पोजीशन उसमें ऑलरेडी बना रखे होंगे एक दिन पहले, तो ये अपने आप प्राइस ऐसे ऊपर भागेगा, ये अपना ऊपर माल चेप देंगे उन लोगों को जो उनकी जो भी एनालिस्ट होगा उसकी बातें सुनकर जो स्टॉक खरीदेंगे उससे फ़ायदा उठाएंगे ये, उससे थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा, थोड़ा सा मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर ऊपर भाग गया और वो उसको बेच के निकल जाएंगे। अच्छा, ये बहुत कॉमन होता है उन स्टॉक्स में जो कि छोटे स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप कंपनीज है, उसमें बहुत कॉमन हो सकता है ये मैनिपुलेशन करना। क्योंकि अगर कोई बंदा 10, 15, 50 लाख का तक माल उठा सकता है या 50 लाख के ऊपर कोई भी माल इकट्ठा उठाता है बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी में, तो उससे मैनिपुलेट हो सकता है। तो आप अगर सोचो कि आपने 10 करोड़ का माल उठा लिया, 10 करोड़ अगर आपने 4 करोड़ का भी अपने दोस्तों से बोला कि भाई 4 करोड़ का तू उठा ले, 4 करोड़ का तू उठा ले, 2 करोड़ है, तो आपने टोटल 10 करोड़ का कहीं ना कहीं से माल का अरेंजमेंट कर लिया और आपने एक दिन पहले उठा लिया। अगले दिन आपने किसी एनालिस्ट ने बोला और वो स्टॉक ऊपर भागा, आपने 10 करोड़ पे अगर आप 5% भी रिटर्न कमा पाए, तो आपने 2 दिन के अंदर 5% रिटर्न कमा लिए और आप बेच के निकल गए। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने जरा सा मैनिपुलेशन हुआ और आप निकल गए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो वेल रिनोन्ड स्टॉक्स है, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉमन चर्चा होती है, हर न्यूज़ चैनल पे चर्चा होती है, हर कोई फंडामेंटल एनालिस्ट बात कर रहा होता है, मेरे हिसाब से उसमें पैसा नहीं बनता, मेरे हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। अब आप ये सोचो ना, फॉर एग्जांपल एक मैं बड़ा अच्छा सुन रहा था, मिस्टर शंकर है, बहुत ही फेमस फंड मैनेजर है वो, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात बोली थी कि अगर आपका एक कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है, आप उसको पे करते हो पैसा, या पोर्टफोलियो PMS होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, राइट। तो बहुत सारे लोग जो इनके पास 50 लाख के ऊपर का कॉर्पस है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में पैसा लगा देता हूँ। यानी कि कोई एक म्यूचुअल फंड नहीं, कोई एक मैनेजर है जो आपका पोर्टफोलियो पूरा मैनेज कर रहा है, आपके ब्याह पे वो शेयर खरीदेगा। आपका 50 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो वो शेयर खरीदेगा, उसमें वो अच्छा खासा आपसे वो भी लेकर चार्जेस भी पे मांगेगा, 1-2% कम से कम मांगता है वो मैनेजमेंट स्कीम में, जो उसका जो कट होता है प्रॉफिट का। अब वो 1-2% तो वो भी ले रहा है, और वो आपको दिला रहा है HDFC बैंक, वो आपको दिला रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आप क्यों खरीद रहे हो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC बैंक? मतलब ये कितना बड़ा रॉकेट साइंस है, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने के लिए कितना बड़ा रॉकेट साइंस है। अगर आप देखो तो हर फंडामेंटल एनालिस्ट और हर बंदा न्यूज़ चैनल पे यही तो बहुत बोला है कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, और जब भी सभी एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में घुसे हुए तो वो स्टॉक भागेगा कैसे, मुझे यह समझ में नहीं आता। अब आप ये समझो कि हर चीज़ ना एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तभी उस चीज़ की वैल्यू होती है, तभी वो चीज़ में कुछ रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आप ये सोचो कि हर किसी के पास पैसा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हर किसी के पास कारें होंगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
तभी तो हर ब्रांड अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए अपनी चीज़ें हर किसी को नहीं पकड़ाता। रोल्स रॉयस आपका बैकग्राउंड चेक करती है ये देखने के लिए कि आप रोल्स रॉयस अफोर्ड करते हो कि नहीं करते हो। यानी कि आपको एक रेपुटेशन गेन करनी है, एक पर्टिकुलर सिर्फ पैसे से फर्क नहीं पड़ता, एक आपको रेपुटेशन मार्केट में होनी चाहिए, आपकी एक इज्जत होनी चाहिए, तभी वो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कार या जो भी वो वैल्यू दे रहे हैं वो देना पसंद करेंगे आपको। तो आपको ये याद रखना है कि हर चीज़ जब तक एक्सक्लूसिव और लिमिटेड लोगों के हाथों में है, इन्फॉर्मेशन हो गई या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो गया, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, तभी तक उसकी वैल्यू है। जब सभी के हाथ में आ जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जिसकी हम लोग बात करते हैं, हम लोग यूरोप में थे बहुत ज़्यादा कॉमन बात करते थे कि हम आईफोन नहीं खरीदेंगे। आईफोन नहीं खरीदेंगे इसका रीज़न ये नहीं था कि आईफोन बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या कोई बात है, पर हमें लगता था आईफोन हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हर छपरी के पास आईफोन है। और छपरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वहाँ है, मतलब आप देखोगे कि हर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, मतलब कोई काम तो छोटा बड़ा नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, पर हर कोई आदमी के पास आईफोन है, हर इंसान हर बच्चा आईफोन लेके घूम रहा है। और इतना क्रेज है आईफोन का कि भाई आईफोन आईफोन आई डोंट नो कौन सी जनरेशन में उसको फिट ऑन करना है, कौन सी सोसाइटी में और पैरामीटर्स के अंदर इस जनरेशन को फिट इन करना है, पर भाई हर किसी के पास आईफोन है। अब क्या होता है कि हर किसी के पास एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आईफोन इसलिए अपने आप को इतना महंगा करता जाता है एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस, एज कम्पेयर टू द वैल्यू इट गिव्स। उसको ज़्यादा आप प्राइस रखोगे तो आपके पास लोग बहुत एक्सक्लूसिव आ पाएंगे, आपके पास कम एक्सक्लूसिव लोग आ पाएंगे तो उसकी वैल्यू, इस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की वैल्यू मेंटेन रहेगी। अगर हर किसी के हाथ में वो चीज़ आ गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप जितना प्राइस ऊपर बढ़ाते जाओगे उतना ही वो बहुत ही सीमित लोगों के हाथ में आता जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो महंगा होता जाता है वो महंगा ही होता जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर बहुत ही लिमिटेड लोगों के हाथों में आने लगता है। क्योंकि जब महंगा हो जाता है स्टॉक तो जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदने की हिम्मत नहीं करता है। या फिर ये समझो कि जब उसका प्राइस बड़ा हो जाता है, महंगा तो नहीं, महंगा सस्ता हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, महंगा सस्ता हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर स्टॉक 15,000 का है तो महंगा है और 2 रुपये का तो सस्ता है, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर उसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब कि क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर को इस बात का बहुत शौक होता है कि भाई मुझे पास नंबर ऑफ शेयर बहुत होने चाहिए, और ये मेरे अंदर भी था बहुत ज़्यादा पहले। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स हमें सब कुछ ज़्यादा चाहिए। तो बात ये है कि जो रिनोन स्टॉक्स है, जो कि आप लोग बहुत कॉमनली आप बात करते हैं, तो वो रिनोन स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कि पैसा बनेगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा रैली आएगी। हाँ, आपको 10-12% का रिटर्न, 15% का रिटर्न मिल सकता है किसी भी स्टॉक में, पर हाँ ये कंपनी स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, आपको रिस्पेक्टेड है हिंदुस्तान लीवर, एचडीएफसी बैंक और ये सारे जो वेल नोन कंपनीज हैं और जो हर फंडामेंटल एनालिस्ट और हर न्यूज़ एंकर बैठ के बात कर रहे हैं इस बारे में, तो आपको लगता है कि हाँ यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, मैं टेंशन फ्री रहूँगा, हर आदमी तो इस बारे में बात कर रहा है। बट बात ये है कि क्या उसमें पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो आपको एक सेफ्टी तो प्रोवाइड करता है क्योंकि बहुत कॉमन स्टोरी है, हर किसी को पता है, पर उस कॉमन स्टोरी को प्ले करने से आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं बढ़ सकते, या फिर आप इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसी स्टोरी में प्ले करना चाहते हो जो रिनोन्ड है और हर आदमी बात कर रहा है, तो सच्चा इंडेक्स में प्ले करो ना, क्यों चक्कर में पड़े हो। अब आप पीएमएस को पैसे भी दे रहे हो किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में, अगर आप 50 लाख रुपए दे रहे हो और वो आपको एचडीएफसी खरीदवा रहा है तो बेकार है फिर, क्योंकि एचडीएफसी तो आप खुद भी खरीद सकते हो, तो आप उसको 2% क्यों दे रहे हो? तो 2% आपको प्रॉफिट का देके अच्छा, तो आपने अपना उल्टा प्रॉफिट कम कर लिया ना, तो आप खुद भी खरीद लो ऐसे। तो मुझे लगता है कि जो रिनोन स्टॉक्स हैं उसमें आपको बेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये, अगर आपको एक मोटा कोई ऐसा बंदा, ऐसा कुछ ढूंढना है आपको, तो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। और आप देखो कि हर उसमें तेज़ी में हर बार मल्टी बैगर जो निकलता है, वो एक मल्टी बैगर के लिए हमेशा एक छोटा स्टॉक बहुत ही लेस रिनोन्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और उसके बारे वही स्टॉक एक बार मल्टी बैगर बनेगा, एक बार मल्टी बैगर बन गया तो हर आदमी उसके बारे में बात करेगा, अरे ये बहुत पर्टिकुलर स्टॉक है, ये इतने साल से इतना गुना हो गया। ये आप स्टोरी हर आदमी सुनता होगा कि भाई इतने साल से इतना गुना हो गया, देखो इतने साल में आपने तब इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज ये हो गया। पर जब वो धक्के खा रहा था 2 रुपये में, तो किसी ने भी बात नहीं करता था कोई इसके बारे में। अब सेम इज विद एचडीएफसी बैंक, सेम इज विद, आप सबको पता चल गया एचडीएफसी बैंक मल्टी बैगर निकल गया, अब सब बात कर रहे हैं उस बारे में। पर अब यहाँ से कितनी तेज भागेगा, ये तो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कितने साल के लिए इतने अपने जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस है वो अपना मेंटेन कर पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और ऑलरेडी इतना बड़ा मल्टी बैगर वो साबित हुआ है।
तो अब आप सब लोग उसके बारे में बात करने लगे, सभी न्यूज़ एंकर उसके बारे में बात करने लगे, और ये बहुत कॉमन है। जब तक वो स्टोरी नहीं बनी उसकी, तब तक वो उसको पूछेगा भी नहीं कि उस पर जैसी स्टोरी बन जाएगी तो देखो ये इतने आपने इन्वेस्ट किया होता तो इतना गुना हो गया होता, तो आप तब आपने क्यों नहीं रिकमेंड किया जब वो 2 रुपये का धक्के खा रहा था। तो इसलिए भाई बहुत मुश्किल है कि अगर आप ऐसी कोई रिकमेंडेशन पे जाओ, अगर कोई बंदा और कोई ऐसा स्टॉक के बारे में बात बोले जो बिल्कुल ही लिक्विड है या फिर बहुत छोटी कंपनी है और 2 रुपये पे धक्के खा रहा है, आपको लग रहा है कि यार वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा चांसेस है कि वो मैनिपुलेट कर रहा होगा वो स्टॉक। हो सकता है वो पीछे से मैनिपुलेट हो रहा हो सकता है जो एनालिस्ट आपको बता रहा है वो बंदा ही पीछे बैठ के किसी को मैनिपुलेट कर रहा हो। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, ये होता ही रहेगा। जो भी आके मैनिपुलेट आके आपको ये ज्ञान देते रहेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, ये छोटा सा स्टेप खरीद लो, वो ऊपर वो हो सकता है पूरे चांस है कि वो मैनिपुलेट करे। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपनी को एक रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें, थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। 5-6 साल लगेंगे पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्या बेटर है। और जो रिनोन स्टॉक है उसमें तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपको सिर्फ सेफ्टी देते हैं पर रिटर्न्स नहीं। So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.